Okay, students, now we are going to study the export procedure. The first basic thing which a exporter has to do is that he has to receive an inquiry from the party concerned. Okay, he receives an inquiry from the prospective buyers. Okay, who is interested in buying the goods and services. That buyer is providing you the information regarding what should be the price at which he wants to buy the goods, what should be the quality, and other terms and condition of the goods which are to be exported. Okay, and the exporter then provides him with the required information in the in the document which is known as pro forma invoice. Okay, the document which the exporter is using is known as performa invoice. Okay, that is the document through which the exporter is providing you the detailed information regarding price, quality, and various terms and conditions of the exports of goods and services. Okay, and if the buyer is satisfied with the terms and condition at which the goods and services are being provided, then he places an order with the exporter, and that is known as indent. Okay, he places the order or indent for the goods to buy a certain quantity of goods from the exporter. Okay, after receiving that order or indent, the exporter undertakes an inquiry regarding credit worthiness of the importer. मतलब जिस बंदे ने आपके पास ऑर्डर प्लेस किया है, तो एक्सपोर्टर क्या कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन उसकी क्रेडिट वर्दीनेस की, कि इसके पास इतना पैसा है कि ये मेरे को पे कर सकेगा, और उसकी रिस्क असेसमेंट करने की कोशिश करती है। फॉर इन दिस सिचुएशन देयर विल बी सम नॉन पेमेंट बाय द इंपोर्टर। तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज that the exporter, as per the custom laws, applies for the export license. Okay, and export before the export. Okay, अब वो एक्सपोर्ट जब लाइसेंस करता है तो उसको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है। ओके, इन एनी अथोराइज्ड बैंक, सो दैट ही कैन बी प्रोवाइडेड द एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए। ओके, विच इज अवेलेबल फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। फिर उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास। लाइसेंस लेने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास जाना पड़ेगा, अथोराइज बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा जो उसे डीजीएफटी से अवेलेबल होगा या रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी से अवेलेबल होगा। ओके, and then he has to register himself with the export and credit guarantee corporation, so that अगर कोई उसकी रिस्क उसको आ जाए नॉन पेमेंट्स का, इंपोर्टर उसको पेमेंट ना करे, तो वो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल के पास जाके अपनी कंप्लेंट करवा सकता है और उनसे हेल्प ले सकता है इन ऑर्डर टू गेट द मनी बैक फ्रॉम द importers. Okay, so then after obtaining the export license, the exporter approaches the bank for एक्सपोर्टर किसके पास जाता है? बैंकर के पास जाता है अपने, जिसके पास उसने अपना बैंक अकाउंट खोला है, टू गेट द प्री शिपमेंट फाइनेंस। मतलब शिपमेंट करने से पहले जो जो उसे पैसा चाहिए प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, वो उनसे पैसा लेने के लिए जाता है। एंड आफ्टर गेटिंग द प्री शिपमेंट फाइनेंस, ही proceeds to make the goods ready as per the orders being placed by the importers. Okay, तो ये हैं कुछ स्टेप्स। नेक्स्ट इज, हम आगे चलते हैं कि उसने अब गुड्स रेडी कर दिए हैं। ओके, तो आगे क्या है कि ये क्या करता है? अब एक्सपोर्टर सबमिट करता है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंश्योर दैट गुड क्वालिटी गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस। तो क्वालिटी की, गुड क्वालिटी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो जो है एक्सपोर्टर, वो शिपमेंट करने से पहले
एक्सपोर्ट एजेंसीज को अपनी इंस्पेक्शन करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करता है कि गुड्स रेडी हैं, आप इनकी इंस्पेक्शन कर सकते हो और इनको चेक कर सकते हो कि ये एज पर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हमने इस्टेब्लिश किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही है। ओके, एंड देन अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जो है वो पे की जाती है, and for this exporter has to apply to the concerned excise commissioner with an invoice, मतलब जो एक्साइज कमिश्नर के पास जाके वो एक्साइज ड्यूटी पे करता है। ओके, और अगर उसे कोई टैरिफ कंसेशंस या एग्जाम्पशंस चाहिए तो इंपोर्टर जो है वो एक्सपोर्टर को कह सकता है कि आप डॉक्यूमेंट्स भेजो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के। ओके, तो इंपोर्टर को अगर कोई बेनिफिट्स मिलते हों तो वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के ऊपर ही उन कंसेशंस को अवेल कर सकता है, तो ये एक है। ओके, then after having the paying the excise duty and giving the concessions to the importer, the exporter applies to the shipping company, okay, किसके लिए, फॉर ए प्रोविजन ऑफ शिपिंग स्पेस। ओके, कि शिपिंग स्पेस चाहिए, तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन करता है, शिपिंग कंपनी को प्रोवाइड करता है कि क्या गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं, किस प्रोबेबल डेट पे एक्सपोर्ट करने हैं, कौन से पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे भेजने हैं। तो इसके लिए शिपिंग कंपनी उसे क्या देती है, शिपिंग ऑर्डर देती है, जिसमें यह बताया जाता है कि कौन कैप्टन ऑफ शिप होगा, और जिसमें कैप्टन ऑफ शिप को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि ये वाले गुड्स आएंगे और ये इस पर्टिकुलर डेट पे और इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए। ओके, तो आफ्टर एक्सेप्टिंग द शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग, ये सारा इंफॉर्मेशन किसको भेजा जाता है, आपके कैप्टन ऑफ शिप को। ओके, फिर उन गुड्स पे पैकिंग पे मार्किंग की जाती है, डिटेल लिखी जाती है, नेम एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर, ग्रॉस एंड नेट वेट क्या है, पोर्ट ऑफ शिपमेंट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, एंड रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द रिक्वायर्ड पोर्ट्स। ओके, फिर इसके बाद क्या है कि इनकी इंश्योरेंस भी की जाती है, सो दैट वाइल ट्रांसपोर्टेशन द गुड्स which will be having the chances to get to suffer during voyage। ओके, तो उस लॉस और डैमेज को रिड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग द पेरिल्स ऑफ सी ट्रांजिट हम क्या करते हैं, गुड्स को इंश्योर करवाते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। इवन शिप का हल भी इंश्योर्ड होता है इंश्योरेंस कंपनी से। ओके, और जब हमने गुड्स को लोड करना है उससे पहले हमें उसे किससे क्लियर्ड, गुड्स ऑन दे हैव टू बी क्लियर्ड बाय द कस्टमर। ओके, कस्टम्स, दैट हैज टू बी क्लियर्ड बाय द कस्टम्स। इसके लिए वो क्या करता है, एक्सपोर्टर एक शिपिंग बिल प्रिपेयर करता है, उसकी 5 कॉपीज सबमिट करता है शिपिंग कंपनी को। उसमें क्या क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, इनवॉइस होता है, एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन होता है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स को वो ऐड करके एक शिपिंग बिल बनाता है और कस्टम्स ऑफिशियल्स को सबमिट करता है टू क्लियर दोज डॉक्यूमेंट फॉर लोडिंग द गुड्स ऑन ए पर्टिकुलर शिप। ओके, देन नेक्स्ट इज Okay, after submission of the above document, the superintendent of the concerned port trust is approached for कार्टिंग ऑर्डर के जो सामान आया है उसको शिप पोर्ट्स के अंदर लाने की अलाउ है, विच इज द इंस्ट्रक्शन टू द स्टाफ एट द गेट ऑफ द पोर्ट टू परमिट द एंट्री ऑफ कार्गो। मतलब शिपिंग बिल को की पूरी स्टडी करने के बाद वो क्या करता है, एक ऑर्डर इशू करता है जिसे कहते हैं कार्टिंग ऑर्डर, जिसके थ्रू गेट से ट्रक्स को अंदर एंटर करना अलाउ किया जाता है। आफ्टर द गुड्स आर बीइंग लोडेड ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप, द कैप्टन और द मेट ऑफ द शिप issues a the captain of the ship issues a mate receipt, okay, to the port superintendent, which is consisting of information regarding
कि कौन से वेसल में किस बर्थ पे क्या डिस्क्रिप्शन है पैकेजेस की, डेट ऑफ शिपमेंट क्या है, मार्क्स क्या हैं, कंडीशन क्या है कार्गो की उस टाइम पे जब उन्होंने रिसीव किया या बोर्ड किया शिप के ऊपर, वो सारी डिटेल दी जाती है मेट्स रिसिप्ट में। फिर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स जो होते हैं एक्सपोर्टर के और इंपोर्टर के, वो हैंड्स ओवर करते हैं मेट रिसिप्ट टू द शिपिंग कंपनी फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रेट। तो जो कैप्टन है जो वो देता है, फिर वो शिपिंग कंपनी को दी जाती है, शिपिंग कंपनी उसके बेसिस पे फ्रेट की कैलकुलेशन करते हैं। और फिर जब शिपिंग कंपनी उसका फ्रेट मिल जाता है उसको शिपिंग कंपनी को, वो एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसे कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग कब इशू किया जाता है? जब फ्रेट जो शिपिंग कंपनी को मिलना चाहिए वो मिल जाता है, ओके, फ्रॉम सी एंड एफ एजेंट। सी एंड एफ एजेंट होता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग। फिर एक्सपोर्टर एक इनवॉइस बनाता है फॉर डिस्पैच ऑफ गुड्स, ओके। इनवॉइस कंटेन इंफॉर्मेशन के क्या क्वांटिटी ऑफ गुड्स बेचे गए हैं, अमाउंट क्या है, इम्पोर्टेंट है, एंड इट इज ड्यूली अटेस्टेड बाय द कस्टम्स। कस्टम्स वाले इसको ड्यूली अटेस्ट करते हैं। एंड आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड्स द इम्पोर्टर इज इन्फॉर्म्ड बाय द एक्सपोर्टर के गुड्स आपके मूव ऑन कर चुके हैं। और एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, पैकिंग लिस्ट, जो इंश्योरेंस पॉलिसी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, वो एक्सपोर्टर अपने बैंक के थ्रू इंपोर्टर के बैंक को भेज देता है। एंड दीज आर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग फॉर एक्सेप्टिंग द गुड्स बाय द इंपोर्टर, और क्लियरेंस के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? कॉपी ऑफ इनवॉइस, बिल ऑफ लीडिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर अपने बैंक को भेजता है और उसका बैंक आगे इंपोर्टर के बैंक को प्रोवाइड कर देता है फॉर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके जी, तो ये तो था प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो है इंडेंट, इंडेंट है, फिर लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग है, अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट है, डिस्पैच ऑफ गुड्स है, फॉरेन कस्टम, शिपिंग, डॉक ड्यूज, चालान, लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग, मेट्स रिसिप्ट। ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं फॉर एक्सपोर्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सबसे पहले है एक्सपोर्ट इनवॉइस। आप क्या कहते हो? एक सेलर्स बिल है ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो बताता है क्या क्वांटिटी है, कितने नंबर ऑफ पैकेजेस हैं, क्या मार्क्स हैं, किस शिप पे किस शिप पे आ रही है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है, ये सारा कुछ, एंड पेमेंट टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट्स क्या है, वो सारा कुछ एक्सपोर्ट इनवॉइस में होता है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन होता है, एक इंस्पेक्शन की जाती है टू चेक द क्वालिटी by Export Council of India. Okay, and after inquiring or observing the checking the goods, they issue a certificate, and consign has that the consignment has been inspected as required, और क्वालिटी कंट्रोल के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर है तो उसको पास कर देते हैं। फिर पैकिंग लिस्ट बनाई जाती है कि पैकिंग लिस्ट में बताया जाता है क्या कितने पैक्स हैं, क्या डिटेल ऑफ गुड्स हैं। It provide complete regarding the export and the form in which it is being sent, वो सारा कुछ है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है कि ये बताता है कि कौन से देश से ये गुड्स आ रहे हैं। तो इससे एक इम्पोर्टर को बेनिफिट होता है कि वो अपना जो कंसेशन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन अवेलेबल हो सकता है, वो उसको क्या कहते हैं अपने कंट्री में अवेल कर लेता है इसके थ्रू, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन के थ्रू। ओके, देन नेक्स्ट इज शिपिंग बिल। ओके, शिपिंग बिल क्या है? एक ये मेन डॉक्यूमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ विच द परमिशन इज ग्रांटेड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय। शिपिंग बिल में क्या कुछ होता है आपके पास के वेसल कौन सा है, एक्सपोर्टर का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, वो शिपिंग बिल में लिखा जाता है। ओके, फिर मेट्स रिसिप्ट है, एक डॉक्यूमेंट जो कैप्टन ऑफ द शिप प्रोवाइड करता है बिफोर आफ्टर द गुड्स आर बीइंग लोडेड। तो वो बताता है कि कौन से वेसल में क्या पैकेज की डिस्क्रिप्शन है, मार्क्स क्या है, कंडीशन क्या थी कार्गो की एट द टाइम ऑफ
goods being received on board the ship, तो ये है। फिर एक bill of lading issue होता है, ये evidence है regarding the acceptance of the consignment by the ship, because after the payment, and it's being issued after the payment of freight towards the towards the shipping company, okay, or is it also referred to as title to the goods and is freely transferable by endorsement or and delivery, okay, मतलब जब आपने एंडोर्स करना है तो भी एंडोर्स भी कर सकते हो, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप एंडोर्समेंट कर सकते हो, या फिर आप इनको डिलीवर तब करोगे जब आपको पेमेंट मिल जाएगी। फिर एयरवे बिल है, जैसे शिपिंग बिल है वैसे ही आपके पास एयरवे बिल है, वो एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट की कंपनी आपको इशू करती है। मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है एक डॉक्यूमेंट, इसमें आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज को प्लस शिपिंग हल को अगेंस्ट द पेरिल्स विच आर बीइंग फेस ड्यूरिंग द वॉयज, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पास, ओके, ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। देन नेक्स्ट इज लेटर ऑफ क्रेडिट इज देयर। लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी देती है कि द इम्पोर्टर इज हैविंग द रिक्वायर्ड सफिशिएंट फंड्स for which he is placing the order, and in case he fails to make the payment, then the banker of the importer will make the payment for the amount which is due on the part of the importer। फिर है bills of exchange। एक्सपोर्टर एक bills of exchange